ओके, स्टार्ट करें। इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इटर्नल फेट हैज़ विदड्रॉन हर हैंड एंड कैरेक्टर्स आर रिलेटिवली फ्री पर्सन्स, लेस बाउंड बाय डेस्टिनी एंड मोर बाय देयर एक्शंस। डिस्कस। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि इस नॉवल में फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड में भाग्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इटर्नल फेट, निरंतर जो भाग्य चलने वाला है, शाश्वत भाग्य, उसने अपने हैंड विड्रॉ कर लिए हैं, यानी पीछे खींच रखे हैं। और कैरेक्टर्स ज़्यादातर फ्री पर्सन्स हैं, यानी भाग्य से बंधे हुए नहीं हैं, वो फ्री हैं। और डेस्टिनी से बाउंड नहीं है, डेस्टिनी भी भाग्य ही होता है, बाउंड नहीं है। और ज़्यादा बाउंड किससे है, वो अपने एक्शन से हैं, यानी अपने ही कामों का नतीजा भुगत रहे हैं, भाग्य का कोई रोल ज़्यादा नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा है? ज़्यादातर हार्डी की नॉवेल्स में ना लक बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा। कैरेक्टर्स जो है ना, दुर्भाग्य का या सौभाग्य का शिकार काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। इस नॉवल में ये कह रहा है कि भाग्य का इतना रोल नहीं है। तो भाग्य का रोल नहीं है क्या? है ना। एक जगह है जहाँ फैनी गलत चर्च पहुँच जाती है, वो लकी अनलकीली पहुँचती है, क्योंकि उसको मिस्टेक हो जाती है, जानबूझ के नहीं किया था। और भी कई जगह भाग्य आता है ना, भेड़ें मर जाती हैं सारी, वो भी एक भाग्य का है। आग लग जाना, हाँ, ये भी भाग्य का ही है। और 7 साल के बाद वो अचानक प्रकट हो जाता है, वो बॉलीवुड का भाग्य है। चलो पढ़ते हैं। फेट इन हार्डीज नॉवल, हार्डी की नॉवल में फेट। हार्डी की बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ोगे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इनको। इन मैनी ऑफ द नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी कैरेक्टर्स आर विक्टिम्स ऑफ एक्सटर्नल फेट। बहुत सारी नॉवेल्स हैं टॉमस हार्डी की, उनमें पात्र जो हैं वो भाग्य के शिकार होते हैं, विक्टिम हैं। हार्डी वर्कड ऑन द बिलीफ दैट मैन इज़ पपी इन द हैंड्स ऑफ हिज क्रूअल फेट। और हार्डी का भी ये विश्वास रहा है कि आदमी सिर्फ भाग्य के, क्रूर भाग्य के हाथ में सिर्फ एक पपी है। पपी का मतलब एक कठपुतली है। पपी वैसे तो पिल्ला होता है, मतलब कठपुतली है, भाग्य का शिकार है बस। एंड हैज़ लिटिल फ्रीडम टू एक्ट, और उसके पास ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है कि अपने हिसाब से एक्ट कर सके। द लाइफ ऑफ मैन इज़ गवर्नड बाय सच मैलिग्नेंट फोर्सेस। आदमी की ज़िंदगी इन्हीं मैलिग्नेंट फोर्सेस से गवर्न होती है। मैलिग्नेंट फोर्सेस यानी ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, घातक शक्तियाँ हैं। मैलिग्नेंट होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। विच रूथलेसली पनिश और रूइन ऑल दैट ही डिज़ायर्स। और वो शक्तियाँ बड़ी ही निर्दयता के साथ सज़ा देती हैं और बर्बाद कर देती हैं हर उस चीज़ को जो वो चाहता है। रूथलेस का मतलब होता है निर्दय। ही सो द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग, वो देखता है कि संसार स्ट्रगल कर रहा है। अनमिटिगेटेड रैथ ऑफ डेस्टिनी वर्किंग थ्रू इट्स वेरियस एजेंट्स। और डेस्टिनी की जो रैथ है, रैथ होती है गुस्सा, प्रकोप। अनमिटिगेटेड, जिसको मिटाया नहीं जा सके। डेस्टिनी का ऐसा गुस्सा पूरी उम्र काम करता रहता है एजेंट्स के थ्रू, जो सफरिंग और मिसफॉर्चून लेके आता है कैरेक्टर्स के लिए। सफरिंग यानी परेशानियाँ, मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, ये सब लेके आता है। दस ही शोड फेट एज ऑल पावरफुल, तो उसने अपनी नॉवल में फेट को ऑल पावरफुल बताया है, सर्वशक्तिमान। एंड मैन ए हेल्पलेस प्लेइंग इन इट्स हैंड, और आदमी सिर्फ एक असहाय खिलौना है उसके हाथ में, भाग्य के हाथ में। ये बड़ा मुद्दा है, थोड़ा सा विवादास्पद है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सब कुछ है। आपने कभी सोचा उसके बारे में? भाग्य का कितना रोल होता है? सर 50% होता है। 50% होता है? अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गया तो, क्या नहीं? आधा कई 100 भी मानते ही हैं। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है क्या? पर हाथ में कुछ नहीं होता तो हाथ दिए क्यों फिर? हाथ में है ना? पहले तो आदमी के हाथ में होता है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हाँ, पहले उससे ट्राई तो करनी थी। हाँ, बिना प्रयास के तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। सर हाथ में तो है, क्यों नहीं है? हाथ में तो कुछ। हाँ, आज दुनिया में आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने बिना काम के सिर्फ भाग्य से कुछ पा लिया हो। सर वो उदाहरण आता है ना कि भाग्य में तो इसके लिखा है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसके लिए वो करेगा नहीं, तो भाग्य कहाँ से साथ? हाँ, ये भी है। तो पहले तो अपने कर्म आएंगे, उसके बाद भाग्य आता है ना। और सर अगर किसी को कह दिया जाए कि तेरे भाग्य है और
और वो उसके लिए कुछ करे ही ना तो फिर भाग्य क्या करेगा? यही तो बात है। तो पहले कर्म है, उसके बाद भाग्य। तभी तो वो गीता में कहते हैं ना कि कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा चिंता मत करो। निष्काम कर्म करो। हाँ, क्योंकि फल भाग्य के हाथ में है, आपके हाथ में कर्म करना है। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिना काम किए पता भी नहीं लगेगा कि लक है कि नहीं है। काम करने से ही भाग्य का पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा है। क्यों पूजा? पढ़ाई की है ना, अब लक पे छोड़ दो कि रिजल्ट कैसा आएगा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड डिफरेंट टाइप ऑफ नावल, ये आरडी की थोड़ी अलग है, इसमें भाग्य का रोल थोड़ा कम होगा। ऑल दो फेट एंड चांस डू प्ले देयर पार्ट इन द नॉवल, इजी इन द केस ऑफ फैनी रॉबिन। फैनी रॉबिन के केस में फेट और चांस पार्ट अदा करते हैं। बोल्डवुड एंड अदर्स, बोल्डवुड के केस में भी है। येट इन दिस नॉवल हार्डी डाइग्रेसेस फ्रॉम द ट्रेजिक स्पेक्टिकल ऑफ लाइफ। इस नॉवल में हार्डी लाइफ का जो ट्रेजिक स्पेक्टिकल है, लाइफ की जो दुखांतिका है, उससे थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाता है। दुख पक्ष जो ना, उससे थोड़ा सा डाइग्रेस होता है, नहीं थोड़ा सा हट जाता है। इन दिस नॉवल ही हैज़ मेड हिज कैरेक्टर्स कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एक्सटर्नल फेट। इस नॉवल में उसने अन्य नॉवल्स के मुकाबले, कंपैरेटिव का मतलब तुलनात्मक रूप से, अपने कैरेक्टर्स को भाग्य के क्लचेस से दूर रखा है। क्लच क्या होता है? पकड़। तो भाग्य के पकड़ से थोड़ी दूर रखा है। दे आर मेड देम सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग्स, वो अपनी सफरिंग के खुद जिम्मेदार हैं। ईच ऑफ द मेजर कैरेक्टर सफ़र्स ऑन सम फैटल डिफेक्ट। हर कैरेक्टर जो है अपने कुछ न कुछ फैटल डिफेक्ट की वजह से सफ़र करता है। डिफेक्ट यानी दोष। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भाग्य का, कई बार भाग्य को ज़रूरत से ज़्यादा दोष दे देते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन कई बार हम अगर उसकी डीप में जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ। 100 में से 1% में हो सकता है पूरा प्योर ही भाग्य हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें खुद का मिलता है दोष। क्या कहते हैं ना, मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा तो भाग्य ही खराब है। आपने ऐसी नौबत आने क्यों दी कि आप 1 नंबर से ही रहे, आप और पढ़ लेते हैं, टॉपर्स में आ जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं भाग्य था, लेकिन उनका भी तो कमी थी कहीं ना कहीं। ईच ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स सफ़र ऑन सम फैटल डिफेक्ट विच कंट्रीब्यूट टू हिज ट्रेजिडी, जो उसकी ट्रेजिडी में कंट्रीब्यूट करता है। बादशिबा इज़ वेन एंड इम्पल्सिव। अब बादशिबा जो है वो घमंडी है और इम्पल्सिव है, भावावेश में आ जाती है जल्दी, भावनात्मक है। बोल्डवुड लैक्स सेल्फ कंट्रोल, बोल्डवुड में आत्मनियंत्रण नहीं है। इज़ द विक्टिम ऑफ वोल्केनिक पैशन, वो अपने जुनून का विक्टिम है। पैशन है ना उसके अंदर, तीव्र इच्छाएं हैं जो, वो उसका विक्टिम है। ट्रॉय हैज़ नो कॉन्शियंस, ट्रॉय की अंतरात्मा ही नहीं है। ओक इज ए सिंपल माइंडेड पर्सन, ओक सिंपल माइंडेड है। फैनी इज़ रॉ एंड इनएक्सपीरियंस्ड, फैनी कच्ची है। रॉ, कच्चा आदमी वो होता है जिसको ज़्यादा अनुभव ना हो, दुनियादारी का अनुभव ना हो। इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी नहीं है। इंडीड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ कंस्पायर अगेंस्ट देम, तो लाइफ की जो स्थितियां हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। एंड चांस प्लेज ए वाइटल पार्ट इन देयर एक्शन, चांस भी उनकी ज़िंदगी में वाइटल पार्ट अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हालांकि बट द ट्रेजिडीज इन देयर लाइव्स आर रॉट मोर बाय देयर डीड्स, परंतु उनकी ज़िंदगी में जो ट्रेजिडी हुई है वो उनके कारणों की वजह से हुई है। डीड का मतलब उनके कार्यों की वजह से, एंड मिस डीड्स, और गलत कामों की वजह से। देन गवर्नड बाय द अनप्रेडिक्टेबल चांस एंड इनडिफरेंट फेट, बजाय कि अनप्रेडिक्टेबल चांस के या फेट के, यानी उनकी खुद की एक्शन ही जिम्मेदार हैं। अनप्रेडिक्टेबल चांस का मतलब जिसका भविष्यवाणी नहीं की जा सके, ऐसा चांस, ऐसा मौका। और इनडिफरेंट फेट यानी वो भाग्य जो इनडिफरेंट है। हाँ, प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी। ऑल द कैरेक्टर्स आर व्हाट दे मेक देमसेल्व्स बाय देयर एक्शंस, सभी कैरेक्टर्स वैसे ही हैं जैसा उन्होंने खुद को बनाया है अपने एक्शन से। देयर अल्टीमेट एंड्स, देयर कैटेस्ट्रॉफी आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, उनका जो एंड है, उनका जो खात्मा है, समाप्ति है, और उनका कैटेस्ट्रॉफी है, उनकी जो विनाश है अंत में जो होता है, वो सारे लॉजिकल हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई पहाड़ टूट गया हो, लॉजिकल इसलिए भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, उनकी वजह से उनका ऐसा हाल हुआ। इशूइंग फोर्थ आउट ऑफ देयर कैरेक्टर, फैनीज मिजरेबल डेथ एंड मिजरी इज वर्स देन द डेथ कंस्टिट्यूटिंग हर डेस्टिनी डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम हर इम्पल्सिव कैरेक्टर। अब फैनी की बात कर रहा है कि उसकी जो डेथ हुई वो मिजरेबल डेथ थी, उसकी मिजरीज थी, जो उसकी परेशानियाँ थी, उसकी जो डेथ हुई, उसको हम डेस्टिनी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके खुद का इम्पल्सिव कैरेक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है। इम्पल्सिव का मतलब सनकी कैरेक्टर जो था उसका,
क्योंकि वो कितनी जल्दी उसके प्यार में पड़ जाती है ट्रॉय के, उसको देखना परखना चाहिए था भी कैसा आदमी है। फिर वो रात को जाती है उससे मिलने के लिए, उसको पता है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कितनी दूर जाऊँ, लेकिन फिर भी वो जाती है, तो डेथ हो जाती है उसकी। Troy's escapades leading ultimately to his violent death at the hands of a man whom he has given sufficient reason for being angry is also a striking example of destiny. ट्रॉय का जो एंड है वो भी एक डेस्टिनी का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उस आदमी के हाथों हिंसात्मक रूप से मारा जाता है जिसके पास इनफ रीज़न होता है कि वो गुस्सा हो उसके प्रति, क्योंकि वो ऐसे टाइम में जाता है वहाँ जब उसकी शादी हो रही होती है, तो बोल्डवुड उसको देख कर अपना अपा खो देता है। तो इसमें भाग्य का भी है, लेकिन उसका खुद का भी तो रोल है, भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। 7 साल तक वो कहाँ था, इतने दिन पहले क्यों नहीं आया वो। द एंड ऑफ बोल्डवुड इज ऑल्सो ए ट्रेजिक डेस्टिनी इशूइंग फोर्थ ऑफ एन इमोशनल कैरेक्टर गोइंग टू एक्सेस। बोल्डवुड की ट्रेजिडी जो है कि उसको लास्ट में जेल में डाल दिया जाता है, वो भी कैरेक्टर के इमोशनल हो जाने के कारण है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने भावों पर काबू नहीं रख सकता। दिस हार्डी वॉन्ट्स अस टू नो दैट मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। तो यहाँ पर हार्डी हमें बताता है कि आदमी खुद अपने भाग्य का मेकर है। ही इज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हिज फेलियर्स सफरिंग्स एंड सोरोज। अपनी फेलियर सफरिंग और सोरो का वो खुद ही आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का मतलब निर्माता है। हेरिडिटरी टेंडेंसीज, टेम्परामेंटल पेक्यूलियरिटीज, एरर्स ऑफ जजमेंट, फेलियर टू थिंक एंड टू रीजन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसफॉर्चून। और उनके मिसफॉर्चून के लिए जिम्मेदार ये चीज़ें हैं, हेरिडिटरी टेंडेंसीज, आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, हेरिडिटरी होते हैं आनुवंशिक, टेंडेंसी प्रवृत्ति, और टेम्परामेंटल पेक्यूलियरिटी, किसी के स्वभाव में पेक्यूलियरिटी है, विचित्रता है स्वभाव की, वो जजमेंट में एरर कर जाना, यानी कई बार हम पता नहीं लगा सकते क्या चीज़ सही है क्या गलत है। फेलियर टू थिंक, सोचने में फेल हो जाना, और रीज़न यानी समझाने में फेल हो जाना, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं उन सभी के मिसफॉर्चून के, उनके दुर्भाग्य के। सिर्फ भाग्य ही नहीं है। सो कैरेक्टर्स बीइंग डेस्टिनी इज एम्पली इलस्ट्रेटेड इन द नॉवल। सो कैरेक्टर्स की जो डेस्टिनी है वो इस नॉवल में अच्छे से समझाई गई है। एम्पली का मतलब सही तरीके से, विद द परफेक्ट मास्टरी ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट। और इसमें जो समझाने का तरीका, दिखाने का तरीका है वो भी बड़ा ही परफेक्ट है। In thus Hardy come near to Shakespeare whose tragedies also show that character is destiny। तो हार्डी इस मामले में शेक्सपियर के नज़दीक आ जाता है, जिसने बताया है कि कैरेक्टर ही डेस्टिनी है, यानी हमारे कर्म ही हमारे भाग्य हैं। एलिमेंट ऑफ फेट और सर्कमस्टेंस इज वेरी मीगर इन द एक्शन ऑफ द प्रेजेंट नॉवल। तो इस नॉवल के अंदर भाग्य का जो तत्व है वो बहुत ही मीगर है। मीगर होने का मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है भाग्य का हिस्सा। For most part, Hardy allows free play to the principle of human character। ज़्यादातर समय हार्डी ह्यूमन कैरेक्टर को फ्री प्ले देता है, यानी अपने हिसाब से वो काम कर सकता है। At least the scheme of the novel can be described that a number of persons come together in a certain set of circumstances। तो नॉवल की स्कीम को कम से कम इस तरीके से बताया जा सकता है कि एक बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ खास परिस्थितियों में एक साथ आते हैं। देयर कॉन्टैक्ट और कोलाइजन गिव्स राइज टू अदर्स। उनके कॉन्टैक्ट या उनकी जो टकराहट है वो राइज करती हैं अदर्स को, एंड दीज अदर्स टू स्टिल अदर्स टिल द सीरीज ऑफ इवेंट्स आर क्रिएटेड लीडिंग टू हैप्पीनेस अल्टीमेटली एंड पेन इन सम इंस्टेंसेस। तो इस नॉवल के अंदर होता क्या है कि एक आदमी दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है, और इस तरह से वो इकट्ठे होते हैं, तो कोई परेशान होता है और कोई खुश होता है। The sufferings as well as success are totally identified with the essentials of characters। सफरिंग और सक्सेस है वो कैरेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है, कैरेक्टर से ही आइडेंटिफाई है, यानी उनका खुद का हिस्सा है। खुद के रोल की वजह से ही वो सफ़र करते हैं, खुद के कर्मों की वजह से ही वो सक्सेस होते हैं। द कैरेक्टर्स हैव देयर ओन चॉइस बिटवीन इम्पल्स एंड रीज़न। और उनके पास ये भी चॉइस है कि वो इम्पल्स को अपनाएं या रीज़न को अपनाएं। रीज़न का मतलब होता है विवेक, और इम्पल्स होती है भावना, भावावेग। तो वो इन दोनों को किसको अपनाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेजर एंड ड्यूटी, या ड्यूटी या प्लेजर में से वो किसको अपनाना पसंद करते हैं। बोल्डवुड जैसे चाहता तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता था, उसने गोली मारी है, तो एक आम समझदार आदमी से हम यही अपेक्षा करते हैं भी ऐसा कदम थोड़ी उठा देगा कि वो बिना सोचे समझे किसी को गोली मार देगा। इतना कंट्रोल तो आदमी में होना ही चाहिए। दे सफ़र और फाइंड अल्टीमेट अनहैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द चॉइस दे मेक एंड द काइंड ऑफ एक्शन दे इंडल्ज इन। तो वे या तो सफ़र करते हैं या हैप्पी होते हैं अपने कामों की वजह से, जिस तरह के कामों को वो इंडल्ज करते हैं। इंडल्ज का बताया था ना, लिप्त होना।
इट इज़ द सम टोटल ऑफ देयर एक्शन दैट दे कम टू ग्रीफ और प्रॉस्पर। तो यही वो सम है, टोटल है उनके एक्शन का, यानी उनके कर्मों का ही नतीजा है कि या तो वो ग्रीफ करते हैं या प्रॉस्पर करते हैं। ग्रीफ का मतलब दुखी होते हैं, प्रॉस्पर का मतलब संपन्न होते हैं। ओके।